तो आज हम टेम्परेचर का इफेक्ट देखने वाले हैं रेजिस्टेंस के ऊपर कि टेम्परेचर बढ़ाने बढ़ाने से रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होता है या डिक्रीज़ होता है, क्या होता है। तो हमने लास्ट टाइम पे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला देखा था। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आया था रेजिस्टेंस आया था एम बाई एन ई स्क्वेयर टाउ एल बाई ए, या जो रेजिस्टिविटी आया था वो आया था एम डिवाइड बाई एन ई स्क्वेयर टाउ। देखो, हमें टेम्परेचर का इफ़ेक्ट देखना है। तो टेम्परेचर क्या क्या चीज़ें चेंज नहीं कर सकता है कि ये होता था मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये होता था चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो टेम्परेचर है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, एल और ए। ठीक है, टेम्परेचर जो है वो लेंथ को भी इंक्रीज़ करता है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लेंथ इंक्रीज़ होता है और एरिया भी इंक्रीज़ होता है, हमने थर्मल एक्सपेंशन में पढ़ा हुआ है। लेकिन हम अभी इसका इफेक्ट नहीं ले रहे हैं कि जो टेम्परेचर है वो लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती है, वो के ऊपर इफेक्ट नहीं करती है। तो हम देखो, जो भी हमें टेम्परेचर का इफेक्ट देखना है वो किस पे देखना है, नंबर डेंसिटी पे और टाउ पे। टाउ होता था एवरेज रिलैक्सेशन टाइम और एन होता था नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ठीक है, अगर ये टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से एन इंक्रीज़ हो जाएगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस डिक्रीज़ हो जाएगा। और अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से अगर टाउ कम होगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाएगा। तो जो भी चीज़ें एन और टाउ के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो ठीक है, हम अलग अलग मटेरियल में देखते हैं कि एन और टाउ के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। तो हम सबसे पहले मटेरियल देखते हैं कंडक्टर, कि कंडक्टर्स में टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है रेजिस्टेंस में। तो कंडक्टर्स की बात करते हैं। ठीक है, जितने भी मेटल्स होते हैं सबके सब कंडक्टर्स होते हैं। ऑल मेटल्स आर कंडक्टर्स। ठीक है, तो चलो इसमें बात करते हैं। अगर मैंने इसमें टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, कि कंडक्टर है, कंडक्टर में मैंने क्या किया, टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से देखो क्या हुआ कि जितने भी इलेक्ट्रॉन थे सबका थर्मल स्पीड बढ़ गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो थर्मल स्पीड है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा थर्मल स्पीड उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, तो टेम्परेचर अगर मैंने इंक्रीज़ कर दिया तो उससे क्या हो गया, थर्मल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज। तो थर्मल स्पीड इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, थर्मल स्पीड इंक्रीज़ होने से क्या हो गया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत तेज़ी से मूव करने लगते हैं। तो जो भी इलेक्ट्रॉन कोलिजन्स करेंगे एक यूनिट टाइम में, वो कोलिजन्स के नंबर बढ़ जाएंगे। कि पहले इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे चल रहे थे तो कम कोलिजन्स करेंगे, अब इलेक्ट्रॉन तेज़ तेज़ चलेंगे तो ज़्यादा कोलिजन करेंगे। तो थर्मल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ होने से क्या हो गया, नंबर ऑफ कोलिजन्स इंक्रीजेज। कोलिजन इंक्रीज हो गए तो क्या हो गया कि दो लगातार कोलिजन होने के बीच में जो टाइम था जिसको हम एवरेज रिलैक्सेशन टाइम बोलते थे, तो नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज हो जाएंगे तो दो लगातार कोलिजन्स के बीच का टाइम कम हो जाएगा। तो इससे क्या हो गया कि टाउ डिक्रीजेज। तो देखो, टेम्परेचर ने टाउ के ऊपर क्या फ़र्क डाला कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ होता है तो टाउ डिक्रीज़ हो जाता है। तो इसके वजह से क्या हो गया कि जो रेजिस्टेंस होगा वो, अगर जो टाउ हो गया, टाउ कम हो जाएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, या इसको ऐसे लिखते हैं, रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। ठीक है, तो ठीक है, टेम्परेचर का टाउ पे ये फ़र्क पड़ा और टाउ का रेजिस्टेंस पे ये फ़र्क पड़ा। ठीक है, अब दूसरा पैरामीटर देखते हैं जिसको हम नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। तो ठीक है, कंडक्टर्स में क्या होता है, कंडक्टर में बहुत सारे एटम्स हैं, हर एटम्स में बहुत सारे वैलेंस वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हम अगर ऐसा माने कि एक एटम में एक फ्री इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है, कंडक्शन के लिए, तो भी इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इन कंडक्टर्स, इन कंडक्टर्स number of free electron is very large, कि कंडक्टर्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे होते हैं। तो अगर मैं इसमें टेम्परेचर बढ़ा भी दूं तो नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो बढ़ेंगे लेकिन उसमें सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आएगा। तो ड्यू टू इंक्रीज इन
टेम्परेचर, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स do not increase significantly। मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे लेकिन वो सिग्निफिकेंट इंक्रीज नहीं आएगा एज़ कम्पेयर टू दिस वेरी लार्ज नंबर। सो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो नंबर डेंसिटी है एन, वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या रही, कांस्टेंट रही। इट इज़ ऑलमोस्ट कांस्टेंट। तो अगर नंबर डेंसिटी कांस्टेंट रहा तो उसका रेजिस्टेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि नंबर डेंसिटी कांस्टेंट रहा तो जो रेजिस्टेंस है आर वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहा। तो ओवरऑल देखो दोनों का अगर मैं इफ़ेक्ट देखूं कि कंबाइंड इफ़ेक्ट देखूं तो होगा क्या कि मैंने कंडक्टर्स में टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया। कंडक्टर में टेम्परेचर इंक्रीज़ होने से क्या हो गया कि टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ तो टाउ कम हो गया। ठीक है, टाउ कम हो गया और नंबर डेंसिटी वो लगभग कांस्टेंट रहा। तो इन दोनों का जो इफ़ेक्ट आया वो क्या आ गया कि टाउ कम हो गया तो रेजिस्टेंस बढ़ गया, एन कांस्टेंट रहा तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहा। तो इन दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट आया वो क्या आया कि ओवरऑल जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाएगा तो रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज़ हो जाएगा। मतलब कंडक्टर्स के अंदर अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होते जाता है। तो अगर मैं इसका कुछ ग्राफ भी देखूं कि रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस का टेम्परेचर का ग्राफ बनाएं तो इसका जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरीके का बनता है। ये हो गया टेम्परेचर, टेम्परेचर हो गया केल्विन के अंदर। ठीक है, ये हो गया रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी का जो ग्राफ देखे टेम्परेचर के साथ फॉर कंडक्टर्स या फिर मेटल्स, वो ग्राफ कुछ इस तरीके का बनता है। ये जो ग्राफ है वो लीनियर नहीं है, ठीक है, नॉन लीनियर ग्राफ। कि जो ग्राफ है वो नॉन लीनियर है, कि ये लीनियर नहीं है कि जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उसी प्रोपोर्शनल में रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगा। तो नॉन लीनियर ग्राफ है। लेकिन अगर मैं इसका छोटा सा टेम्परेचर चेंज देखूं कि अगर बहुत ही छोटे टेम्परेचर चेंज के लिए देखें तो ये वाला ग्राफ ऑलमोस्ट आप लीनियर बोल सकते हो। अगर मैं इसमें सेमीकंडक्टर्स की बात करूं कि ठीक है हमने कंडक्टर के अंदर तो देख लिया, तो सेकंड जो हमारा मटेरियल होते हैं वो होते हैं सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, चलो सेमीकंडक्टर्स के अंदर बात करते हैं कि सेमीकंडक्टर देखो जैसे सिलिकॉन होता है, एक एग्जांपल हो गया सिलिकॉन। सिलिकॉन से आप सेमीकंडक्टर बना सकते हो, जर्मेनियम से आप सेमीकंडक्टर बना सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं इनका सिलिकॉन का एग्जांपल लूँ तो सिलिकॉन देखो क्या करेगा कि यहाँ पे ये सिलिकॉन है, ये एक और सिलिकॉन हो गया। ठीक है, ऐसे करके पूरा का पूरा ऐसे चेन होता है, यहाँ पर ऐसे हर जगह सिलिकॉन्स हैं। तो ये सिलिकॉन इनके साथ क्या करेगा, सिलिकॉन की चार वैलेंसी होती है, तो ये क्या करेगा, ये दूसरे के साथ चार बॉन्ड बनाएगा। तो ये इसके साथ ऐसे ये बॉन्ड बना लेगा, ये ऊपर वाले सिलिकॉन के साथ ऐसे एक बॉन्ड बना लेगा। ऐसे ये वाला सिलिकॉन भी बाकी सबके साथ बॉन्ड्स बना सकता है। ये जो डॉट्स हैं ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इनको मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बॉन्डिंग में यूज़ हो गए, तो इनको मैं बोल सकता हूँ दीज आर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो ठीक है, होता क्या है कि किसी भी जनरल टेम्परेचर पे, चलो पहले इसका इफेक्ट देखते हैं टाउ के ऊपर। या ठीक है, किसी भी जनरल टेम्परेचर पे, जैसे रूम टेम्परेचर की भी बात करें तो क्या होता है कि सिलिकॉन्स के अंदर कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो करंट कैरी करते हैं, वो चार्ज कैरी करेंगे, चार्ज मूव करेगा तो करंट कैरी होगा। ठीक है, तो उनके वजह से कुछ इसमें कंडक्शन आता है, थोड़ा बहुत कंडक्शन आता है कंपेयर टू कंडक्टर्स। कंडक्टर्स में बहुत ज़्यादा करंट आता है, सेमी कंडक्टर में थोड़ा करंट आता है। ठीक है, तो इसमें भी अगर मैं बात करूँ टेम्परेचर की, कि जैसे हमने यहाँ पर बात की थी कि अगर मैंने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने की वजह से क्या होगा
कि जो टाउ होगा वो जैसे इसके अंदर टाउ डिक्रीज़ हुआ था ऐसे ही इसमें भी टाउ डिक्रीज़ हो जाएगा, और टाउ डिक्रीज़ होगा तो उससे जो रेजिस्टेंस होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस इंक्रीजेज। ठीक है, ये तो सेम इफेक्ट आया। लेकिन इसमें नंबर डेंसिटी की अगर हम बात करें तो नंबर डेंसिटी में देखो क्या फ़र्क पड़ेगा कि किसी भी टेम्परेचर के ऊपर इसमें जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव कर रहे हैं, ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हो गए। जैसे ही अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो टेम्परेचर की वजह से जो उसके पास हीट एनर्जी आएगा या थर्मल एनर्जी आएगा वो उसको एब्जॉर्ब करेंगे, और वो क्या करेंगे, ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर देते हैं। तो जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन थे कि जो पहले बॉन्ड में यूज़ हो रहे थे वो फ्री हो गए। अगर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा फ्री हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो करंट एक्स्ट्रा कैरी करेंगे। अगर एक्स्ट्रा करंट कंडक्ट करेंगे तो उससे क्या होगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, उससे रेजिस्टेंस हाँ कम हो जाएगा। ठीक, तो इसमें बात करते हैं कि अगर मैंने इसमें टेम्परेचर बढ़ाया कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से क्या होगा कि टेम्परेचर इंक्रीज़ अगर हम कर देंगे तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन गेट या एब्जॉर्ब थर्मल एनर्जी, और वो थर्मल एनर्जी गेन करके क्या करेंगे कि वो बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे, टू ब्रेक दी बॉन्ड्स। ठीक है, एंड सो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर का क्या मतलब हुआ कि अगर ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से ये अपना ये लैटिस छोड़ के चले जाएगा तो यहाँ पे एक वॉइड क्रिएट हो जाएगा, उसी वॉइड को क्या बोलते हैं हम, होल्स बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज कैरी करता है तो होल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो सेमीकंडक्टर में जो करंट आता है वो दोनों की वजह से आता है, होल्स की वजह से और इलेक्ट्रॉन की वजह से। ओवरऑल जो बात करना चाहते हैं वो ये है कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे उससे क्या होगा कि बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि जो नंबर डेंसिटी होगा, नंबर डेंसिटी n, वो क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, अगर नंबर डेंसिटी अगर ये n इंक्रीज़ हो गया तो उससे रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो इसका मतलब है इसका क्या इफेक्ट पड़ा कि जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो गया, रेजिस्टेंस डिक्रीज़ हो गया, कि अगर n इंक्रीज़ हो जाएगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ओवरऑल अगर हम इफ़ेक्ट देखें कि अगर मैंने इसमें टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, यहाँ लिखते हैं टेम्परेचर इंक्रीजेज, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से क्या होगा कि टाउ कम हो जाएगा, तो टाउ कम हो जाएगा तो ये तो रेजिस्टेंस बढ़ाएगा। अच्छा, नंबर डेंसिटी ये इंक्रीज़ हो जाएगा, ये क्या करेगा, रेजिस्टेंस कम करेगा। एक पैरामीटर रेजिस्टेंस को बढ़ाना चाहता है, दूसरा कम करना चाहता है। इसमें जो डोमिनेटिंग फैक्टर होता है वो क्या होता है, वो नंबर डेंसिटी होता है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ कि इन दोनों में से जो मेजर इफेक्ट आएगा वो नंबर डेंसिटी का आएगा। ये जो चीज़ होगी ये क्या करेगी, ये डोमिनेट करेगी, डोमिनेटिंग फैक्टर। तो क्या होगा कि इसकी वजह से क्या हो गया, ओवरऑल जो रेजिस्टेंस हो गया कम हो गया, मतलब इसका इफेक्ट ज़्यादा है, इसका इफेक्ट कम आया। तो ओवरऑल जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो गया, रेजिस्टेंस कम हो गया, तो रेजिस्टिविटी भी कम हो गई। तो सेमीकंडक्टर्स में कंडक्टर से उल्टा होता है, कंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। अगर हम इसका भी ग्राफ देखें तो इसका भी ग्राफ हम बना सकते हैं। ठीक है, ये हो गया टेम्परेचर, ये हो गया केल्विन में, ये रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी का ग्राफ, कि अगर मैं जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाता जाऊंगा तो रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस कम होता जाएगा। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा सा बनता है। ठीक है, ओवरऑल अगर हम बात करें कि जो रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज़ करती है। तो इसमें जो भी ये चेंज है ये आया। इसमें जो तीसरे टाइप के मटेरियल होते हैं, ठीक है, वो हो गए एलॉयज़। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट एलॉयज़ बनाए जाते हैं। जैसे हो गया हमने मैंगनीन एक एलॉय बना लिया, या फिर
निक्रोम बना लिया, निक्रोम का बहुत यूज़ करते हैं हम आगे जाके, निक्रोम वायर्स बनाते हैं, ठीक है। तो ठीक है, एलॉयज़ के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। एलॉयज़ में भी क्या होगा कि जैसे अगर मैं इसका भी टेम्परेचर इंक्रीज़ करूँ, कि इसमें भी वही सेम पैरामीटर्स काम करेंगे, कि अगर मैंने इसमें टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, टेम्परेचर इंक्रीज़, उससे क्या हो जाएगा, उससे टाउ कम हो जाएगा, अच्छा, नंबर डेंसिटी इंक्रीज़ हो जाएगा। लेकिन इन दोनों का जो इफेक्ट होगा वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, मतलब इसमें जैसे इसमें ये डोमिनेटिंग फैक्टर होता था, ठीक है, इसमें क्या होगा कि दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। तो ओवरऑल जो रेजिस्टेंस रहेगा, रेजिस्टेंस आर, वो कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इफ़ेक्ट ऑफ इंक्रीज़ इन नंबर डेंसिटी कैंसल्स आउट द इफेक्ट ऑफ डिक्रीज इन टाउ। सो जो रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी रहेगा वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन नंबर डेंसिटी n cancels out the effect of डिक्रीज इन टाउ, ठीक है। तो इसका मतलब इससे क्या होगा, सो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस एंड resistivity of alloys almost remains constant with temperature change, ठीक है। तो जैसे हमें डिवाइसेस चाहिए होती हैं उस हिसाब से हम मटेरियल सेलेक्ट कर लेते हैं, कि अगर हमें ऐसा कुछ डिवाइस चाहिए जिसमें अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ हो तो उससे रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होना चाहिए, तो हम कंडक्टर्स यूज़ कर लेंगे। ऐसे डिवाइस चाहिए जिसमें टेम्परेचर इंक्रीज़ होने से रेजिस्टेंस कम हो जाए तो हम सेमीकंडक्टर्स यूज़ कर लेते हैं। और अगर हमें ऐसा चाहिए कि टेम्परेचर इंक्रीज़ होने से डिवाइस का रेजिस्टेंस सेम रहे तो हम एलॉयज़ यूज़ कर लेते हैं, कि उसका जो टेम्परेचर है, उसका जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता है। अच्छा, अगर मैं इसका भी ग्राफ देखूँ तो इसका आप ग्राफ बना सकते हो, टेम्परेचर इन केल्विन, ये हो गया रेजिस्टेंस और ये हो गया रेजिस्टिविटी। तो इसका जो ग्राफ आता है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट आता है, तो मैं इसको ऐसे बना देता हूँ, ये जो ग्राफ है ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, ठीक है। हल्का सा ये इंक्रीज़ करता है लेकिन इसको हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। अभी तक देखो हमने इसका क्वालिटेटिव एनालिसिस किया था कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा या कांस्टेंट रहेगा। अब इसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं कि ठीक है कि टेम्परेचर और रेजिस्टेंस में रिलेशन क्या है, और फिर उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम करेंगे, ठीक है। तो लेट्स से रेजिस्टेंस इज़ एट ए टेम्परेचर टी आई, लेट्स से रेजिस्टेंस, अभी किसी भी जनरल मटेरियल की बात कर रहे हैं, तो रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी आई इज़ आर आई, ठीक है। किसी भी टी आई टेम्परेचर पे जो रेजिस्टेंस है वो आर आई है, एंड रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी आई प्लस डी टी, की इस टेम्परेचर में हमने डी टी का टेम्परेचर चेंज किया, ठीक है। इंक्रीज़ भी हो सकता है या डिक्रीज़ भी हो सकता है। तो जो ये इस टेम्परेचर पे जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, आर आई प्लस डी आर, की आर आई में डी आर रेजिस्टेंस चेंज हुआ है, ठीक है। तो ठीक है, हम यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से हम निकालते हैं चेंज इन रेजिस्टेंस। तो डी टी टेम्परेचर चेंज करने की वजह से डी आर का रेजिस्टेंस चेंज हो गया, तो हम लिखते हैं यहाँ पर चेंज इन रेजिस्टेंस डी आर, वो जो चेंज आया, ठीक है, वो चेंज देखो किस 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 चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर एक मटेरियल है,
एक मटेरियल का मैं टेम्परेचर चेंज कर दूँ 20 डिग्री से और एक का टेम्परेचर चेंज कर दूँ 100 डिग्री से, तो अगर जब ज़्यादा आप टेम्परेचर चेंज करोगे तो रेजिस्टेंस में चेंज भी ज़्यादा आएगा। तो जो चेंज इन रेजिस्टेंस है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर ऑल्सो। ये एक और बात पर डिपेंड करेगा कि ठीक है अभी तक हमने क्या किया, दोनों मटेरियल थे, जो एक मटेरियल थे, एक का मैंने टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज़ किया, एक का टेम्परेचर कम इंक्रीज़ किया। अब मैं क्या करता हूँ कि दो अलग अलग मटेरियल लेता हूँ, ठीक है। एक का इनिशियल जो रेजिस्टेंस है वो 2 ओम है, ठीक है, उसका मैंने 20 डिग्री से टेम्परेचर चेंज किया। एक का रेजिस्टेंस 10 ओम है, उसका मैंने 20 डिग्री से टेम्परेचर चेंज किया। तो जिसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसमें चेंज भी ज़्यादा आएगा। तो जो चेंज इन रेजिस्टेंस है डी आर इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल रेजिस्टेंस। तो जितना ज़्यादा पहले रेजिस्टेंस होगा उसमें चेंज ज़्यादा आएगा। किसी भी रेजिस्टेंस का टेम्परेचर चेंज ज़्यादा करोगे तो उसमें भी चेंज इन रेजिस्टेंस ज़्यादा आएगा। इन दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूँ तो चेंज इन रेजिस्टेंस डी आर, ठीक है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल टेम्परेचर आर आई एंड डी टी। ये प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे, तो वो कांस्टेंट लगा कि डी आर इज़ इक्वल टू अल्फ़ा आई आर आई डी टी, जिसमें अल्फ़ा का जो मतलब है या अल्फ़ा आई का मतलब है, अल्फ़ा आई को हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। इसको हमने क्या बोला, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अगर मैं इसका यूनिट निकालूं, यूनिट ऑफ अल्फ़ा, ठीक है, या अल्फ़ा आई, तो इसका अगर मैं यूनिट लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, इसका यूनिट आ जाएगा, देखो ये रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस का यूनिट एक दूसरे को कैंसिल कर जाएगा, चेंज इन टेम्परेचर नीचे आ जाएगा। तो जो अल्फ़ा आई है वो टेम्परेचर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ तो इसका जो यूनिट आएगा, या तो आप इसको बोल सकते हो पर डिग्री चेंज, पर डिग्री सेल्सियस, या फिर केल्विन इन्वर्स। तो इसको सेल्सियस इन्वर्स बोल सकते हो या केल्विन इन्वर्स बोल सकते हो, ठीक है। चलो हम यहाँ की बात करते हैं कि ठीक कि डी आर इज इक्वल टू अल्फ़ा आई आर आई डी टी। अब मुझे क्या करना है कि टेम्परेचर का लिमिट्स लगाना है, देन उसको मुझे इंटीग्रेट करना है। तो हमने इसको क्या किया, डी आर इज इक्वल टू अल्फ़ा आई आर आई डी टी। मैंने इसको इंटीग्रेट किया कि जब टेम्परेचर कितना था, टी आई था, तो जो रेजिस्टेंस था वो आर आई था, और टेम्परेचर कितना हो गया कि मान लो टेम्परेचर हो गया टी फाइनल, तो रेजिस्टेंस भी हो गया आर फाइनल। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा तो ये कितना आ जाएगा, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल इज इक्वल टू, यहाँ ये कितना आएगा, ये आर आई जो रेजिस्टेंस है, इनिशियल रेजिस्टेंस वो तो कांस्टेंट है, वो आर आई हो गया, ठीक है। अब देखो जो अल्फ़ा है वो कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है। अगर ये वेरिएबल हुआ तो ये इंटीग्रेशन से बाहर नहीं आएगा, तो मैंने इसको ऐसे रखा अल्फ़ा आई डी टी, ये टी इनिशियल से टी फाइनल। अगर ये अल्फ़ा कांस्टेंट होता तो ये भी इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता, ठीक है, उसका भी इफेक्ट हम देखेंगे। तो ओवरऑल देखो, अगर ये वाला पैरामीटर आगे चले जाएगा तो ये आ गया आर एफ इज इक्वल टू आर आई प्लस आर आई इंटीग्रल अल्फ़ा आई डी टी। तो अगर मैंने आर आई कॉमन ले लिया तो ओवरऑल जो फॉर्मूला आया रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ, जो फॉर्मूला आएगा वो आ जाएगा आर फाइनल इज इक्वल टू आर इनिशियल 1 प्लस इंटीग्रल अल्फ़ा आई डी टी, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया, ठीक है, ओके। तो ये हो गया, लिमिट हो गई टी फाइनल, और ये वाला जो लिमिट हो गया टी इनिशियल। तो टी फाइनल से टी इनिशियल इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। अच्छा, ये वाला फॉर्मूला कब लगाएंगे, कि जब अल्फ़ा जो होगा वो वेरिएबल होगा। तो अगर अल्फ़ा वेरिएबल है तो ये किन किन बातों पे डिपेंड करता है, ये वाला फॉर्मूला हम तब लगाएंगे इफ़ अल्फ़ा आई इज़ वेरिएबल। तो अल्फ़ा आई किस बात पे डिपेंड करता है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, कि अगर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो अल्फ़ा भी इंक्रीज़ होता जाएगा। तो अगर ये अल्फ़ा एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर गिवन होगा तो उसको आप इंटीग्रेट करके निकालोगे
ठीक है, तो अल्फ़ा आई डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होता जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो अल्फ़ा आई भी इंक्रीज़ होता है। ठीक है, अब बहुत बड़ा चेंज नहीं हो टेम्परेचर के साथ तो हम अल्फ़ा को कांस्टेंट भी मान सकते हैं, लेकिन अगर टेम्परेचर चेंज बहुत बड़ा होगा तो अल्फ़ा में भी वेरिएशन आना शुरू करते हैं, लेकिन बहुत स्लाइट वेरिएशन आता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का ये वाला फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तो हमने इसको चलो यहाँ पे लिखते हैं आर एफ इज़ इक्वल टू आर आई प्लस, यहाँ पे लिख देते हैं 1 प्लस इंटीग्रल अल्फ़ा आई डी टी। अब इसका हम स्पेशल केस करते हैं। ठीक है, स्पेशल केस या मोस्ट इम्पोर्टेंट केस बोल सकते हैं कि चलो इसको ऐसे लिख देते हैं, इम्पोर्टेंट केस, क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस में आपको यही चीज़ मिलता है। ठीक है, वेरिएबल अल्फ़ा के क्वेश्चन बहुत कम मिलेंगे, लेकिन अच्छे लेवल पे ये आते हैं, जैसे एडवांस हो गया उस पे आते हैं, जेई मेंस में आ सकता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट केस क्या है, इफ़ अल्फ़ा आई इज़ कांस्टेंट, कि ठीक है टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा इफेक्ट, जो टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं किया तो हम अल्फ़ा को कांस्टेंट मान सकते हैं। तो अगर अल्फ़ा कांस्टेंट हुआ तो ये क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा, तो आर एफ इज़ इक्वल टू आर आई 1 प्लस ये अल्फ़ा आई यहाँ आ गया। अब इसको इंटीग्रेट करना है डी टी को, कहाँ से कहाँ तक, टी इनिशियल से लेकर टी फाइनल तक। तो जो ये सोल्व करके आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो ओवरऑल हमारे पास जो आर एफ का फॉर्मूला आ गया वो ये आ गया, आर एफ इज़ इक्वल टू आर आई 1 प्लस अल्फ़ा आई टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। ठीक है, ये हो गया। ये इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, आर एफ इज़ इक्वल टू आर आई 1 प्लस अल्फ़ा आई डेल्टा टी, वेयर डेल्टा टी इज़ टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। ठीक है, तो हम ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये वाला फॉर्मूला कब यूज़ करेंगे, जब अल्फ़ा कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो दोनों वेरिएशन हमने देख लिए। इट इज़ यूज्ड व्हेन अल्फ़ा आई इज़ कांस्टेंट। ठीक है, तो चलो इसमें ये बात करते हैं कि इसको मैं अल्फ़ा आई क्यों लिख रहा हूँ, कि अल्फ़ा जो यहाँ पर लिखा जाता है, यहाँ पर या यहाँ पर जो भी है, अल्फ़ा आई जो लिखा जाता है वो उस टेम्परेचर के कॉरस्पॉन्डिंग लिखा जाता है जहाँ पर रेजिस्टेंस आर आई होगा। कि जैसे मान लो कि अगर मुझे डिफरेंट डिफरेंट अल्फ़ा दिए गए हों, एक ही क्वेश्चन में कई बार कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर टी आई टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस आर आई लिख रहे हैं तो इस टी आई टेम्परेचर का अल्फ़ा लिखा जाएगा, दूसरे टेम्परेचर का अल्फ़ा नहीं लिखा जाता है। ठीक है, तो एक्चुअली इसको और अच्छे से हमें ये लिखना चाहिए कि अल्फ़ा आई इज़ द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस एट इनिशियल टेम्परेचर टी आई, एट इनिशियल टेम्परेचर टी आई वेयर, या ऐसे लिख लेते हैं, एट विच रेजिस्टेंस इज़ आर आई। तो टी आई टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस आर आई होगा और इसी टेम्परेचर के कॉरस्पॉन्डिंग अल्फ़ा आई लिखा जाएगा, तो इसलिए उसको और अच्छे से ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो रिलेशन आया, ये या फिर ये जो रिलेशन आया वो रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का आया। अगर हमें रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का रिलेशन निकालना है, ठीक है, तो क्या करेंगे, रेजिस्टेंस को लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। लेकिन इसमें देखो एक चीज़ हम पहले से अज्यूम करके चलते हैं कि जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे उससे जो लेंथ है वो भी इंक्रीज़ होगा और जो एरिया होगा वो भी इंक्रीज़ होगा। तो हम अज्यूम करके चलते हैं इसमें, अज्यूम लेंथ एंड change in length and change in area, assuming change in length and area of resistor या conductor is negligible with change in temperature।
कि ठीक है फ़िलहाल अगर टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं तो उससे लेंथ और एरिया में चेंज नहीं आएगा। तो जो फाइनल रेजिस्टेंस है, फाइनल रेजिस्टेंस हम लिख सकते हैं फाइनल रेजिस्टिविटी लेंथ डिवाइड बाय एरिया इज इक्वल टू, अगर चलो मैं यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो फाइनल रेजिस्टेंस हम लिख सकते हैं रो एफ फाइनल रेजिस्टिविटी लेंथ बाय एरिया, आर आई को लिख सकते हैं रो इनिशियल लेंथ बाय एरिया 1 प्लस इंटीग्रल अल्फ़ा आई डी टी। ठीक है, एल बाई ए से एल बाई ए कट गया तो हमारे पास जो फॉर्मूला आया वो क्या आया, रो एफ इज इक्वल टू रो आई 1 प्लस इंटीग्रल अल्फ़ा आई डी टी। अगेन ये रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का रिलेशन आ गया, और इसमें ये कब यूज़ करना है, इंटीग्रेट कब करते हैं, जब चीज़ें वेरिएबल होती है, जब इंटीग्रेट करते हैं। ये कॉमन फिजिक्स है कि जब अगर जो वेरिएबल, अगर अल्फ़ा वेरिएबल है तो उसको इंटीग्रेट करके निकालना पड़ेगा। इफ़ अल्फ़ा आई इज़ वेरिएबल, अगर यही अल्फ़ा जो कांस्टेंट हो गया तो उसके लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, इसके लिए फॉर्मूला बन जाएगा रो एफ इज़ इक्वल टू रो आई 1 प्लस अल्फ़ा आई डेल्टा टी। तो ये वाला एक फॉर्मूला बन गया। तो इसमें हम लिख लेते हैं कि आर एफ इज़ रेजिस्टेंस and rho f is resistivity at temperature TF। तो ये फाइनल टेम्परेचर हो गया। एंड आर आई इज रेजिस्टेंस रो एफ इज रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर टी आई। इनिशियल टेम्परेचर, इनिशियल रेजिस्टेंस, इनिशियल ये हो गया रो आई इनिशियल रेजिस्टिविटी, फाइनल टेम्परेचर, फाइनल रेजिस्टेंस, फाइनल रेजिस्टिविटी। तो देखते हैं ओवरऑल हमने आज क्या देखा है। कि अगर हम बात करें कि ये फाइनल रेजिस्टेंस हमने लिखा आर फाइनल इज इक्वल टू आर इनिशियल 1 प्लस अल्फा आई डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा टी का मतलब हो गया चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो हम इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो पहला मटेरियल था वो क्या था, कंडक्टर था। तो 4 कंडक्टर्स। ठीक, कंडक्टर्स में क्या होते हैं कि वेरी लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उनका जो रेजिस्टिविटी है वो बहुत कम होता है और कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होता है। तो कंडक्टर्स हैव वेरी लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स and thus have लो रेजिस्टिविटी, कि इनका जो रेजिस्टिविटी होता है वो बहुत कम होता है एंड हाई कंडक्टिविटी। ठीक है, और जो कंडक्टर्स होते हैं उसमें क्या करते हैं हम, टेम्परेचर का अगर हम इफेक्ट देखें तो अगर मैंने टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने का मतलब हो गया कि डेल्टा टी जो है वो पॉजिटिव है। ठीक है, अगर मैंने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो डेल्टा टी पॉजिटिव आ गया। टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होता है कंडक्टर्स के अंदर, हमने उसका रीज़न देखा। तो इस वाले फॉर्मूले में अगर डेल्टा टी पॉजिटिव है और जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज़ कर गया तो आर एफ आर आई से ज़्यादा है, मतलब ये ओवरऑल ये वाली पूरी क्वांटिटी 1 से बड़ी है। इसका मतलब जो अल्फ़ा आई है वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा फॉर कंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स के लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसी कंडक्टर्स के अंदर हम मटेरियल और पढ़ते हैं कि कंडक्टर्स के साथ साथ क्या आते हैं, सुपर कंडक्टर्स आते हैं। ठीक है, ठीक है, अगर हम इसमें इसका उल्टा इफेक्ट देखें, जैसे जैसे टेम्परेचर कम करते जाएंगे तो रेजिस्टेंस कम होता जाएगा।
तो एक टेम्परेचर ऐसा आ जाएगा जिसमें जो रेजिस्टेंस है वो कितना हो गया, ज़ीरो हो गया। तो उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर या फिर क्रिटिकल टेम्परेचर। तो जिस टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाता है उसको बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, और वो तब वो जो कंडक्टर्स होंगे उस टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करना शुरू कर देते हैं। तो सुपर कंडक्टर्स को कैसे डिफाइन किया गया है? सुपर कंडक्टर्स को हम बोलते हैं कि materials for which resistivity या फिर रेजिस्टेंस सडनली becomes zero below a certain temperature, and that temperature is known as, which is called as critical temperature, और उसी को हम बोलते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। ठीक है। अच्छा, जैसे हम मरकरी की बात करें कि मरकरी acts as superconductor at 4.2 केल्विन। जो मरकरी है वो 4.2 केल्विन पे या उससे नीचे वाले टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करना शुरू कर देती है। ठीक है। अगर हम इसका ग्राफ बनाएं, ठीक है, तो उसका ग्राफ भी जैसे मेटल की तरह चलता है वैसे ही ग्राफ चलना चाहिए। तो मेटल या कंडक्टर की तरह कैसे ग्राफ चलता है, जैसे ये हो गया टेम्परेचर इन केल्विन और ये हो गया रेजिस्टेंस बोल सकते हैं या फिर रेजिस्टिविटी का ग्राफ बोल सकते हैं। तो मेटल के अंदर क्या होता था कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, तो ग्राफ ऐसे बनता था। तो इसका ग्राफ ऐसे बनता है। ठीक है। टेम्परेचर में कम करता जाऊँगा तो रेजिस्टेंस कम होता जाएगा। एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जिस पर रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट कितना हो गया, ज़ीरो हो गया। तो इसका ग्राफ ऐसा बना, और इसी टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर या फिर ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो इस टेम्परेचर से नीचे इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया, ज़ीरो हो गया। तो ये जो ग्राफ है या फिर ये जो मटेरियल है वो कैसे बिहेव करेगा, ये सुपर कंडक्टर्स की तरह बिहेव करेगा। इसमें जो तीसरे मटेरियल्स आए वो कौन से आए, सेमीकंडक्टर, ठीक है। सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है कि सेमीकंडक्टर्स हैव fewer conduction electrons than कंडक्टर। कि कंडक्टर्स के अंदर बहुत सारे फ्री कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन सेमीकंडक्टर में उनसे थोड़े कम होते हैं। तो इसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से कम होती है, लेकिन रेजिस्टिविटी, और इसीलिए इसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से कम होती है तो इसकी रेजिस्टिविटी कंडक्टर से ज़्यादा होती है। तो दे हैव फ्यूअर कंडक्शन इलेक्ट्रॉन देन कंडक्टर एंड सो हैव लार्जर रेजिस्टिविटी इसको बोल सकते हैं, और स्मॉलर कंडक्टिविटी देन कंडक्टर्स। ठीक है। इसमें अगर बात करें टेम्परेचर का, तो इसमें क्या करते हैं हम कि इसमें अगर मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया, इसका मतलब जो डेल्टा टी है वो पॉजिटिव है। ठीक है। लेकिन अगर टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो इसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो इसमें ही कि डेल्टा टी तो पॉजिटिव है, फाइनल रेजिस्टेंस इनिशियल से कम है, तो ओवरऑल ये पूरी की पूरी क्वांटिटी 1 से छोटी है। तो इसका मतलब जो इसका अल्फ़ा आई होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो सेमी कंडक्टर्स के लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस नेगेटिव होता है। अगर ऐसा बोला गया कि फॉर अ सेमी कंडक्टर्स टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज़ लेट्स से 5 इंटू 10 की पावर -3, तो आप अल्फ़ा आई की वैल्यू रखोगे -5 इंटू 10 की पावर -3।
ठीक है। फोर्थ टाइप हुए एलॉयज़। ठीक है, हमने एलॉयज़ को भी देखा था। एलॉयज़ में क्या होता है कि अगर मैं इसमें टेम्परेचर इंक्रीज़ करूँगा तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा, ऑलमोस्ट कांस्टेंट। मतलब अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज़ करूँ कि डेल्टा टी तो पॉजिटिव है, ठीक है, डेल्टा टी पॉजिटिव है, लेकिन ये आर एफ और आर आई लगभग इक्वल है तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो ये पूरा का पूरा फैक्टर कितना हो गया, ज़ीरो हो गया। इसका मतलब है अल्फ़ा आई कितना हो जाएगा, ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाएगा। इसमें जो लास्ट मटेरियल आते हैं फिफ्थ, वो क्या आते हैं, इंसुलेटर्स। ठीक है, इंसुलेटर्स किन को बोलते हैं कि इनमें क्या होता है, फ्री कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं है। जब इलेक्ट्रॉन कंडक्ट नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो कोई भी चार्ज मूव नहीं कर सकता, तो इसमें करंट ज़ीरो आता है, तो इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो इन्फानाइट होता है। तो इंसुलेटर्स हैव insulators have practically no free electrons and thus have very high resistivity। इनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इनमें दे डू नॉट कंडक्ट, दे डू नॉट कंडक्ट करंट। तो इनमें करंट कितना होता है, ज़ीरो होता है। अच्छा, इंसुलेटर्स के हम एग्जांपल दे सकते हैं कि इंसुलेटर्स के एग्जांपल हैं जैसे रबड़ हो गया, रबर, वुड हो गया, ठीक है, ओके। सेमीकंडक्टर के एग्जांपल हो गए सिलिकॉन, जर्मेनियम, ऑल मेटल्स आर कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर एलॉयज़ हो गया, मैंगनीन हो गया, कॉन्टेस्टेंट हो गया, ठीक है। अच्छा, ओवरऑल अगर हम इसमें देखें तो अगर हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर किसी मटेरियल को डिवाइड करें तो हम इसको कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में कैटेगराइज करते हैं। तो हम इसको लिखते हैं कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर। अगर हम यहाँ से लेकर यहाँ कंडक्टर से इंसुलेटर की तरफ मूव करते हैं तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज़ होता है, रेजिस्टिविटी, इसको अगर यहाँ पे मूव करें तो रेजिस्टिविटी इंक्रीजेज, या हम लिख सकते हैं कंडक्टिविटी डिक्रीजेज। तो देखो रेजिस्टिविटी किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन नंबर वन मटेरियल, कि जैसे जैसे मटेरियल चेंज होते जाएंगे उसका रेजिस्टिविटी चेंज होता जाएगा। दूसरा टेम्परेचर, कि रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, ठीक है। और रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन नंबर वन मटेरियल, नंबर टू टेम्परेचर, नंबर थ्री इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर या रजिस्टर। जैसे लेंथ और एरिया चेंज हो जाएगा उसका रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा, तो इसको लिखना चाहिए डायमेंशन ऑफ कंडक्टर।